क्राइम रिपोर्टर हूँ। यही तो मेरी एबिलिटी है that I'm never off the front page। छोटा राजन ने अभी अभी जागृति पाठक को इंटरव्यू दिया है। सैन को किसी ने गोली मार दी है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। इस बार हम सब सस्पेक्ट्स हैं। We have concrete evidence that Ms. Jagriti Pathak provided Jaideep Sen's details to Chota Rajan. मेरे लिए मैं अकेली लड़ रही हूँ। फेमस फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता अपनी वापसी कर रहे हैं स्कूप के साथ, जो अर्ली 2000s में हुए कुछ सच्चे इवेंट्स पर आधारित है। कहा जाता है कि हंसल जी अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत सोच समझ कर चुनते हैं। वो दर्शकों को हमेशा चीजें एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से पेश करते हैं। लेकिन मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आखिर ये जो सब्जेक्ट मैटर उन्होंने चुना, क्यों चुना, आखिर किस चीज ने उन्हें आकर्षित किया इस पर। कुछ रिसर्च के बाद मुझे जल्दी समझ में आ गया कि ये कहानी उन्होंने चुनी क्यों, क्योंकि इसमें सब कुछ है। मर्डर, पुलिस, अंडरवर्ल्ड और मीडिया, और इस सब के बीच में फंसी हुई एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम जर्नलिस्ट। तो चलिए दोस्तों, आज मैं दूंगा आपको सम स्कूप ऑन स्कूप, और हम डिकोड करेंगे इस दिलचस्प कहानी का हर पहलू हंसल जी की तरह एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से। जे कॉल फॉर यू। कोई नाना है, नंबर दुबई का है। क्या नाना? मतलब छोटा राजन? इस कॉल को समझने के लिए पहले आपको कहानी की सेटिंग समझनी होगी। बात है उस समय की जब मुंबई पर दो लोगों का खौफ था, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन। एक जमाने में छोटा राजन दाऊद का राइट हैंड मैन था, पर 1993 के ब्लास्ट ने इन दोनों के बीच में एक दरार पैदा कर दी थी। डी कंपनी अंदर से टूट गया। दाऊद और राजन जानी दुश्मन बन गए। खून खराबा, बॉम्ब ब्लास्ट और गैंग वॉर्स ही मुंबई की पहचान बन गई। पर इन सब हादसों के बावजूद दाऊद और राजन पुलिस से कई बार बच निकले। मुंबई पुलिस पर इन्हें अरेस्ट करने का बहुत प्रेशर था, पर उस समय के लॉज ने उनके हाथ बांध दिए थे व्हेन इट केम टू आउटस्मार्टिंग गैंगस्टर्स। जाहिर सी बात है कि इस समय क्राइम रिपोर्टिंग वाज एट इट्स पीक। जर्नलिस्ट रेस में लगे थे कि कौन हेडलाइंस ब्रेक करेगा। If I relax even for a second, सब कुछ एक झटके में मेरी आंखों के सामने से चला जाएगा। पूरा गेम कनेक्शंस पर था, जिसकी टिप उसकी स्टोरी। अंडरवर्ल्ड, पुलिस और प्रेस, ये तीनों एक नेक्सस की तरह काम कर रहे थे, जो अपने फायदे के लिए एक दूसरे के साथ बंधे थे। इसी दौरान एक बड़ी हेडलाइन को चेस कर रही थी एक सीनियर जर्नलिस्ट। इनका बड़ा ब्रेक तब आया जब इन्हें छोटा राजन ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। छोटा राजन ने अभी अभी जागृति पाठक को इंटरव्यू दिया है। अब आमतौर पर अंडरवर्ल्ड का नाम सुन के ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन ये जर्नलिस्ट काफी एम्बिशियस थी। फ्रंट पेज पर अपना आर्टिकल लाने के लिए वो डिटरमाइंड थी। यही तो मेरी एबिलिटी है कि मैं एक के बाद एक बड़ी बड़ी स्टोरीज डिलीवर कर सकती हूँ। और नो डाउट ये इंटरव्यू उनके लिए एक बहुत बड़ी विन थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राजन ने सिर्फ इस जर्नलिस्ट को ही इंटरव्यू क्यों दिया? क्या ये दाऊद को भड़काने की कोई तरकीब थी? जर्नलिस्ट को तो अपनी हेडलाइन मिल गई, बट क्या बदले में उन्हें भी राजन को कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ी? इस सब के जवाब अभी हमारे पास नहीं है, मगर आगे चल के हमें पता चलेगा किस तरह राजन के एक कॉल से उठे सवाल उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी का आधार बन गए। उसके बाद तो बस एक कंपटीशन सा बन गया था। मोहरे बांटे गए, मोहरे गिरते रहे। गैंग्स की इंफॉर्मेशन और टिप्स इस तरह से बाहर आने लगी कि दोनों डॉन्स प्रेस से नाराज हो गए। अंत में उन्होंने चीजें अपने हाथों में ले ली और उसके बाद पूरा रुख बदल गया। सैन हैज बीन शॉट। दिस इज अ बिग स्टोरी जे। एक सीनियर जर्नलिस्ट का दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है। ये मर्डर पुलिस, अंडरवर्ल्ड और प्रेस के नेक्सस को तोड़ देता है। अब तीनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। इस बार हम सब सस्पेक्ट्स हैं। पुलिस हर उस रिपोर्टर को इंटरोगेट कर रही है जिन्होंने सेन के साथ काम किया है। एक लेजेंडरी जर्नलिस्ट का मर्डर मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्हें जस्टिस चाहिए था किसी भी कीमत पर। पुलिस पर तो पहले से ही इतना प्रेशर था, और अब मीडिया आउटरीच के कारण प्रेशर और भी बढ़ गया। वो दाऊद और राजन को उस समय तो नहीं पकड़ पाई, पर एलिजिडली पुलिस का मानना था कि अगर को कंस्पिरेटर्स उनके हाथ आए तो उन पर उतनी उंगलियां नहीं उठाई जाएंगी। इसलिए उन्होंने सारे रिपोर्टर्स को इंटेरोगेट करना चालू कर दिया। मतलब सेन और नाना क्लोज थे। क्या छुपा रहा है? नाना ने इंटरव्यू के बदले क्या मांगा? मैडम ठीक से जवाब दीजिए, बिल्कुल ठीक से।
अंडरवर्ल्ड ने प्रेस को इंटरव्यू देना बंद कर दिया। एलिजिडली राजन ने पुलिस को कन्फेस किया कि मर्डर के पीछे उसका ही हाथ था। इतना ही नहीं, बल्कि उसने ये भी कहा कि उसे भड़काया गया था एक सीनियर जर्नलिस्ट के द्वारा। छोटा राजन बोल रहा हूँ, वो लेडी है ना जागृति पाठक, उसी ने भड़काया था मुझे, तो मैंने सेन को ठोक दिया। इन्वेस्टिगेशन से एलिजिडली उन्हें मिली 36 कॉल्स और हमारी जर्नलिस्ट और राजन के बीच लिंक्स एस्टेब्लिश किए जाने लगे। रातों रात वो प्राइम सस्पेक्ट बन गई। We have concrete evidence that Miss Jagriti Pathak provided Jaideep Sen's details to छोटा राजन। इन्वेस्टिगेशन कब अरेस्ट वारंट में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। पुलिस, मीडिया और कोर्ट की आंखों में अब वो एक एलिजिड क्रिमिनल थी। पर क्या उसे सिर्फ एक स्केपगोट बनाया गया था? कोर्ट ट्रायल भी हुआ और मीडिया ट्रायल भी हुआ। तरह तरह के सवाल उठने लगे, जैसे कि सस्पेक्ट के पास 2 फोन्स क्यों थे? क्या एक फोन सिर्फ ऑफ द रिकॉर्ड चीजों के लिए था? सर्कमस्टांशियल एविडेंस के चलते महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत इन्हें चार्ज किया गया। इस एक्ट को शॉर्ट में मकोका भी बुलाया जाता है। मोस्टली सर्कमस्टेंशियल मकोका चार्ज कैसे बन जाता है? मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक आसान टारगेट थी इस केस को बंद करने के लिए? इन्हें अरेस्ट करने के बाद बाकी सबका क्या हुआ? क्या पुलिस से स्पॉटलाइट हट गई? क्या अरेस्ट के बाद मीडिया शांत हो गई? और क्या अंडरवर्ल्ड को पुलिस से छुटकारा मिला? क्या है इस कंस्पिरेसी के पीछे का सच? आपको क्या लगता है दोस्तों? जर्नलिस्ट को मकोका के अंडर अरेस्ट करवाने के पीछे किसका योगदान था? पुलिस का, मीडिया का या अंडरवर्ल्ड का? यही नहीं, और भी कई सवाल आते हैं दिमाग में, जैसे कि जर्नलिस्ट की एक्चुअल चार्जशीट में क्या लिखा गया था? जो मीडिया से इनको न्याय दिलाने में जुटी थी, आखिर वो मीडिया जागृति के साथ होते हुए अन्याय को क्यों सपोर्ट कर रही थी? और जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा, वो जेल भी गई, लेकिन बाहर कैसे आई? इन सब सवालों का जवाब जरूर है, लेकिन मेरे पास नहीं। इनको जान